ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 271। खर्रा खर्रा। अर्जुन कपूर ने दर्शन पाटिल टाइगर भैया के सीने पर जोर से पैर रखा, जिससे वह जमीन पर लेटे लेटे जोर से खांसने लगे। उनके सीने में तीव्र दर्द था। दर्शन पाटिल को लगा कि अर्जुन कपूर की एक ही किक में उनकी कई पसलियां टूट गई होंगी। दर्शन पाटिल के गुंडों की प्रतिक्रिया। दर्शन पाटिल के लोग अपने बॉस को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अर्जुन कपूर के नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अंगरक्षकों ने उन्हें तुरंत रोक दिया। प्रणव रेड्डी का गुस्सा। अर्जुन कपूर, तुम्हारी इतनी हिम्मत। प्रणव रेड्डी सबसे पहले खड़े हुए और गुस्से में चिल्लाए, जल्दी से टाइगर भैया को छोड़ दो। हाँ, टाइगर भैया को तुरंत छोड़ो। तुम इतने बड़े आदमी से इस तरह बदतमीजी कैसे कर सकते हो। प्रणव रेड्डी के समर्थकों ने भी गुस्से में समर्थन देना शुरू किया। हेलेंस बार के प्रबंधक की चिंता। बॉस, कृपया इस बारे में दोबारा सोचें। दर्शन पाटिल से दुश्मनी लेना सही नहीं होगा। ये कहकर हेलेंस बार के मैनेजर ने अर्जुन कपूर के कान में फुसफुसाया। दर्शन पाटिल हैदराबाद के अंडरवर्ल्ड में बड़ा नाम है। अगर हमने उन्हें नाराज कर दिया तो हमें बार बंद करना पड़ सकता है। अर्जुन कपूर का जवाब, बार बंद करना। अर्जुन कपूर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, चलो देखते हैं कौन किसका बार बंद करता है। अर्जुन कपूर ने अब भी अपने पैर को दर्शन पाटिल के सीने पर रखा हुआ था। दर्शन पाटिल की असफल कोशिश। दर्शन पाटिल ने अर्जुन कपूर के पैर को हटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी अर्जुन कपूर को हिला नहीं पा रहे थे। दर्शन पाटिल की हार। ये कैसे हो सकता है। दर्शन पाटिल को पहली बार किसी ने इतनी बुरी तरह हरा दिया था। अर्जुन कपूर का ताना, क्या तुम मुझे सबक सिखाने वाले थे। अर्जुन कपूर ने ठंडी आंखों से देखा। नहीं बॉस, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस आपके जूते साफ करना चाहता था। दर्शन पाटिल ने घबराहट में बेतुका बहाना बनाया। फिर उसने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और अर्जुन कपूर के जूते साफ करने की नाटक करने लगा। बार के ग्राहकों की प्रतिक्रिया। ओह माय गॉड, दर्शन पाटिल जैसे आदमी को अर्जुन कपूर ने इस कदर डरा दिया। बार में मौजूद सभी लोग पूरी तरह से हिल चुके थे। प्रणव रेड्डी की घबराहट। प्रणव रेड्डी का चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया। अब मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। प्रणव रेड्डी की भागने की कोशिश। जब सबका ध्यान अर्जुन कपूर और दर्शन पाटिल पर था, प्रणव रेड्डी धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ कदम पीछे लिए, नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के अंगरक्षकों ने उन्हें तुरंत रोक दिया। अर्जुन कपूर की नज़रें प्रणव रेड्डी पर। कहाँ जा रहे हो। अर्जुन कपूर ने सिर उठाया और प्रणव रेड्डी को घूरते हुए पूछा। प्रणव रेड्डी की झिझक। क्या तुम्हें इससे कोई फर्क पड़ना चाहिए। प्रणव रेड्डी ने जवाब दिया। अर्जुन कपूर का जवाब, अगर कहीं और होते तो मैं परवाह नहीं करता, लेकिन तुम मेरे ही इलाके में आकर दंगा करोगे और फिर भागने की कोशिश करोगे। यह मैं नहीं होने दूंगा। दर्शन पाटिल की प्रतिक्रिया। बॉस, मुझे उठने दें। दर्शन पाटिल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। ठीक है, उठो। अर्जुन कपूर ने पैर हटा लिया। दर्शन पाटिल किसी तरह से घसीटते हुए उठे। दर्शन पाटिल की प्रतिक्रिया। शुक्रिया अर्जुन सर। इसके बाद उन्होंने अर्जुन कपूर को झुककर धन्यवाद दिया। अब दर्शन पाटिल को गहरी समझ आ चुकी थी। अर्जुन कपूर कोई आम आदमी नहीं था। दर्शन पाटिल का प्रणव रेड्डी से बदला। बॉस, अब क्या करना है। दर्शन पाटिल के एक आदमी ने पूछा। अर्जुन कपूर ने मुस्कान के साथ कहा, जो लोग मेरे इलाके में गड़बड़ करने आए उन्हें भी सबक सिखाना चाहिए, क्या कहते हो। दर्शन पाटिल का हमला। समझ गया सर। भाइयों, प्रणव रेड्डी और उनके गुंडों को सबक सिखाओ। दर्शन पाटिल ने आदेश दिया। नहीं। प्रणव रेड्डी चीख पड़े। प्रणव रेड्डी की पिटाई। दर्शन पाटिल के लोग प्रणव रेड्डी और उनके गुंडों पर टूट पड़े। कुछ ही पलों में प्रणव रेड्डी के सभी आदमी बुरी तरह से जमीन पर गिर चुके थे। खुद प्रणव रेड्डी भी अधमरा हो चुका था। प्रणव रेड्डी की माफी। अर्जुन कपूर, नहीं अर्जुन सर, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी हार मानता हूँ, कृपया मुझे जाने दो। प्रणव रेड्डी ने जमीन पर गिरते हुए गिड़गिड़ाया। अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया। अब तुम मेरी दया की भीख मांग रहे हो। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में कहा। अंतिम चेतावनी, अब यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मेरे इलाके में गड़बड़ करने मत आना। अगर अगली बार तुम्हें यहाँ देखा तो तुम्हारी हड्डियाँ गिनना मुश्किल हो जाएगा। प्रणव रेड्डी का हश्र। प्रणव रेड्डी को अस्पताल ले जाया गया। कम से कम 3-4 महीने तक वह अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकेगा। हेलेंस बार में उत्सव का माहौल। बॉस अर्जुन जिंदाबाद। बॉस अर्जुन शक्तिशाली हैं।
पूरा बार जयकारों से गूंज उठा। आज की घटना पूरी हैदराबाद के अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख देगी। लेकिन प्रणव रेड्डी सिर्फ एक छोटा मोहरा था। अब अर्जुन कपूर ने असली लड़ाई की तैयारी कर ली थी। अध्याय 272। अर्जुन कपूर अब रेड्डी परिवार के बिजनेस पर हमला करने वाले थे। लेकिन रेड्डी परिवार के पास हैदराबाद में बहुत सारे बिजनेस हैं, जिनमें से कुछ तो गुप्त रूप से छिपे हुए हैं। इसलिए अर्जुन कपूर को पहले ये तय करना था कि उन्हें सबसे पहले कौन से बिजनेस पर हमला करना चाहिए। पहली कंपनी को निशाना बनाना बहुत महत्वपूर्ण था। हेलेंस बार की लड़ाई के बाद बार का मुद्दा हल हो गया था। अब प्रणव रेड्डी का बार किसी भी दिन दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि अब उसे प्रणव रेड्डी का समर्थन नहीं मिलेगा। इसके बाद अर्जुन कपूर होटल लौट आए। अगले दिन हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक नई शुरुआत। अगली दोपहर अर्जुन कपूर ने हैदराबाद एयरपोर्ट का रुख किया। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट से दो बेहद खूबसूरत महिलाएं बाहर निकलीं। वे थीं ज्योति चौहान और सृष्टि कपूर। ज्योति चौहान और सृष्टि कपूर की एंट्री। ज्योति चौहान को अर्जुन कपूर ने खासतौर पर मुंबई से बुलाया था। जहां तक सृष्टि कपूर की बात है, अर्जुन कपूर पहले भी उन्हें हैदराबाद बुलाना चाहते थे और उन्हें अपना सहयोगी बनाना चाहते थे। लेकिन तब मुंबई में कुछ समस्याएं थीं, जिनकी वजह से सृष्टि कपूर तब नहीं आ पाईं। अब मुंबई में हालात सामान्य हो चुके थे, इसलिए सृष्टि कपूर ज्योति चौहान के साथ हैदराबाद आ गई थीं। अर्जुन कपूर के साथ पहली मुलाकात। जैसे ही दोनों महिलाओं ने अर्जुन कपूर को देखा, वे हंसते हुए उनके पास आईं। चलो पहले खाना खाते हैं और फिर बात करते हैं। अर्जुन कपूर ने दोनों को कार में बिठाया और हैदराबाद के एक हाई एंड रेस्तरां की ओर रवाना हो गए। रेड्डी परिवार की एक नई चुनौती। जब अर्जुन कपूर, ज्योति चौहान और सृष्टि कपूर रेस्तरां के अंदर जाने वाले थे, तभी सामने से तीन लोग उनकी ओर बढ़ रहे थे। ज्योति चौहान। उस तीन लोगों में से एक महिला ने ज्योति चौहान को पहचान लिया। रेड्डी परिवार से सामना। यामिनी रेड्डी। ज्योति चौहान ने आश्चर्यचकित होकर कहा। यामिनी रेड्डी मुंबई विश्वविद्यालय में ज्योति चौहान की सहपाठी थी। यामिनी रेड्डी बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन हर बार ज्योति चौहान से हार जाती थी। अगर ज्योति चौहान न होती तो यामिनी रेड्डी अपनी कक्षा की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा होती। यामिनी रेड्डी की घमंड भरी एंट्री। यामिनी रेड्डी ने अपनी नवीनतम उपलब्धि पर गर्व महसूस करते हुए कहा, मैंने हाल ही में हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप ज्वाइन किया है। फिर उसने अपने बॉस की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारे बॉस हैं, हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप के महाप्रबंधक जगदीश चौधरी। जगदीश चौधरी का परिचय। हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप। अर्जुन कपूर ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। ये रेड्डी परिवार की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। इसकी ताकत अर्जुन कपूर के रेयान ग्रुप, रेकॉम ग्रुप से भी अधिक थी। सामना अर्जुन कपूर बनाम जगदीश चौधरी। और तुम, ज्योति? यामिनी रेड्डी ने ज्योति चौहान से पूछा। मैं रेयान ग्रुप ज्वाइन करने वाली हूँ और ये मेरे बॉस हैं अर्जुन कपूर। जगदीश चौधरी का गुस्सा। रेयान ग्रुप? तुम वही अर्जुन कपूर हो जो रेड्डी परिवार के खिलाफ खड़ा हुआ है। जगदीश चौधरी ने गुस्से से कहा। वह रेड्डी परिवार का दामाद था और रेड्डी कैपिटल ग्रुप का संचालन करता था। अब वह अर्जुन कपूर को एक दुश्मन के रूप में देख रहा था। खुलेआम धमकी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है अर्जुन कपूर। अब तुम्हारी किस्मत खत्म हो गई है। जगदीश चौधरी ने ठंडे स्वर में कहा। यामिनी रेड्डी की असली सोच। यामिनी रेड्डी को अब समझ आ चुका था कि अर्जुन कपूर उनका दुश्मन है। इसलिए उसने ज्योति चौहान को नीचा दिखाने की कोशिश की। ज्योति, तुम्हें रेयान ग्रुप जैसी घटिया कंपनी में नौकरी करने में शर्म नहीं आती? तुम मुझसे जुड़ती तो तुम्हारी जिंदगी बेहतर होती। अर्जुन कपूर का जवाब। तुम गलत हो। हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप खत्म होने वाला है। अर्जुन कपूर ने ठंडी आवाज में कहा। जगदीश चौधरी की चुनौती। तुम बहुत घमंडी हो। देखते हैं कौन पहले दिवालिया होता है। जगदीश चौधरी ने अर्जुन कपूर को चुनौती दी। यामिनी रेड्डी की आखिरी चाल। ज्योति, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैंने तुमसे बेहतर विकल्प चुना है। यामिनी रेड्डी ने गुस्से से कहा। अर्जुन कपूर की नई योजना। अर्जुन कपूर जान गए कि पहला हमला हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप पर होना चाहिए। सिस्टम से नया इनाम। डिंग संकेत। 50वें दिन का इनाम। मिड लेवल दिवालियापन कार्ड। मिड लेवल दिवालियापन कार्ड का उपयोग। ये कार्ड किसी कंपनी को 7-10 बिलियन का नुकसान करा सकता है। अर्जुन कपूर मुस्कुराए। अब हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप का पतन शुरू हो चुका था। भविष्य की रणनीति। अर्जुन कपूर ने ज्योति चौहान और सृष्टि कपूर को रेयान ग्रुप में मैनेजर पद पर नियुक्त किया। अचानक आया एक फ़ोन कॉल। रात को अर्जुन कपूर अपने होटल लौटने वाले थे, तभी उनके फ़ोन पर एक अनपेक्षित कॉल आया। ये कौन हो सकता है? अर्जुन कपूर ने फ़ोन उठाया। अध्याय 273। जैसे ही अर्जुन कपूर ने फ़ोन नंबर देखा, उनका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप के कुछ विशेषज्ञ थे, जिन्हें अर्जुन कपूर ने विशेष रूप से नियुक्त किया था।
गुमशुदा मां की खोज। अर्जुन कपूर की मां को लापता हुए 1 साल हो चुका था। इस पूरे साल में अर्जुन कपूर ने उन्हें खोजने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन जब से अर्जुन कपूर को सिस्टम मिला और उन्होंने नवरक्षा सिक्योरिटी ग्रुप को अपने नियंत्रण में लिया, उन्होंने अपने बेहतरीन ट्रैकिंग विशेषज्ञों को इस मिशन पर लगा दिया। उन्होंने पूरी मुंबई खंगाल डाली और अंततः एक सुराग मिला। नया सुराग, मां हैदराबाद गई थीं। वे एक वीडियो फुटेज ढूंढने में सफल रहे जिसमें अर्जुन कपूर की मां को मुंबई से बाहर गाड़ी चलाते हुए देखा गया। उस सड़क का रास्ता हैदराबाद, दिल्ली और अन्य शहरों की ओर जाता था। इसलिए अर्जुन कपूर ने तुरंत अपने विशेषज्ञों को इस दिशा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। अब कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद एक पूर्व विशेष बल अधिकारी ने अर्जुन कपूर को कॉल किया। अर्जुन कपूर के मन में सवाल था, क्या यह अच्छी खबर है या बुरी? कॉल का जवाब, बॉस, हमें आपकी मां का सुराग मिल गया। क्या तुम पक्के हो? अर्जुन कपूर उत्साहित होकर बोले। बिल्कुल बॉस, विशेषज्ञ ने पुष्टि की और रिपोर्ट देना जारी रखा। हमने हाईवे के साथ कई शहरों में खोज की और कुछ दिन पहले हम हैदराबाद पहुंचे। वहीं हमें सटीक जानकारी मिली। क्या मां हैदराबाद में हैं? हैदराबाद? अर्जुन कपूर चौंक गए। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी मां अभी भी हैदराबाद में हैं? अगर ऐसा हुआ तो मैं जल्द ही मां से मिल सकता हूं। मां की सही लोकेशन अब भी अज्ञात। बॉस, हमने अभी तक उनकी सटीक लोकेशन नहीं पाई है, लेकिन हमें ये पता चला कि आपकी मां ने 1 साल पहले हैदराबाद के एक किराना स्टोर से पानी खरीदा था। इससे ये पुष्टि होती है कि वह कभी न कभी यहाँ आई थीं। मुश्किलें बनी हुई हैं, लेकिन बॉस, हमें अभी भी यह नहीं पता कि वह अब भी हैदराबाद में हैं या किसी और शहर में चली गई हैं। मुंबई प्रांत के बाहर हमारी जांच करना 10 गुना ज़्यादा कठिन है। अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया, कोई बात नहीं, ये भी एक अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हमारी दिशा सही है। अगर हम इसी तरह खोज जारी रखें तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। मैं अभी हैदराबाद में हूँ। अगर किसी तरह की दिक्कत आए तो तुरंत मुझे बताना। समझ गया बॉस। इसके बाद अर्जुन कपूर ने फ़ोन काट दिया। नए मिशन की तैयारी। रात के खाने के बाद अर्जुन कपूर वायुपंथ सुपरकार एसोसिएशन फेयू सुपरकार एसोसिएशन की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ नए सदस्यों की बातचीत सुनाई दी। हमारी कंपनी हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप के साथ सहयोग करने जा रही है। ये सुनकर अर्जुन कपूर तुरंत रुचि लेने लगे। अब अगला निशाना रेड्डी कैपिटल ग्रुप। अब जब अर्जुन कपूर का अगला लक्ष्य हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप को बर्बाद करना था तो वह इस मौके को कैसे छोड़ सकते थे? अर्जुन कपूर की पूछताछ। अरे अध्यक्ष जी, आप यहाँ हैं। नमस्कार अध्यक्ष जी। नए सदस्य अर्जुन कपूर को देखते ही सम्मानपूर्वक उनका स्वागत करने लगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी, आपने अभी कहा कि आपकी कंपनी हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप के साथ सहयोग करने जा रही है। क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? अर्जुन कपूर ने एक छोटे कद के युवा व्यक्ति से पूछा। मुकेश चौहान की एंट्री। छोटे कद के युवक का नाम मुकेश चौहान था। बिल्कुल अध्यक्ष जी। मुकेश चौहान ने पूरा मामला समझाना शुरू किया। उनका परिवार चौहान कैटरिंग कंपनी चलाता था। उनकी कंपनी विस्तार करना चाहती थी, लेकिन फंड की कमी थी। इसलिए वे एक निवेशक की तलाश कर रहे थे। हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप ने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उनके चेयरमैन सुधीर चौहान ने रेड्डी कैपिटल ग्रुप के साथ निवेश वार्ता के लिए डिनर मीटिंग सेट की थी। अर्जुन कपूर का दिमाग तेजी से चला। जैसे ही अर्जुन कपूर ने यह सुना, उन्होंने सोचना शुरू किया। सिस्टम का नया टास्क जारी किया गया। हैदराबाद रेड्डी कैपिटल ग्रुप का व्यापार तोड़ो और चौहान कैटरिंग कंपनी में रेयान ग्रुप का निवेश करवाओ। इनाम 23 एक्सपी पॉइंट्स, 135 अनुभव अंक। अर्जुन कपूर का अगला कदम। मुकेश, तुम्हारी कंपनी बहुत अच्छी है, मैं भी इसमें निवेश करना चाहता हूं। मुकेश चौहान का जवाब, वास्तव में अध्यक्ष जी, मुझे अपने पिताजी से बात करने दो। मुकेश चौहान तुरंत अपने पिता सुधीर चौहान को कॉल करने चले गए। कुछ मिनटों बाद वह लौटे। सुधीर चौहान की शर्त। अध्यक्ष जी, मेरे पिता कहते हैं कि उन्होंने पहले से ही रेड्डी कैपिटल ग्रुप से मौखिक समझौता कर लिया है। वे आपको और रेड्डी ग्रुप को एक साथ डिनर पर बुलाना चाहते हैं। अर्जुन कपूर ने सुधीर चौहान की मंशा को तुरंत भांप लिया। क्या ये सिर्फ तुलना करने का मामला नहीं था, ये देखने के लिए कि कौन बेहतर सौदा दे सकता है? ठीक है, अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। सिस्टम टास्क पहले ही जारी हो चुका था और अब वह रेड्डी कैपिटल ग्रुप के निवेश को रोक सकता था और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकता था। अगर ऐसा मौका हाथ लगा है तो उसे छोड़ना क्यों? अध्यक्ष जी, मैं आज रात आपके साथ चलूंगा। जब समय आएगा मैं आपकी ओर से बोलूंगा, मुकेश चौहान ने तुरंत कहा। वह बिना किसी संकोच के अर्जुन कपूर के पक्ष में खड़ा था। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। प्रिंस यानी मुकेश चौहान की मदद से रेड्डी कैपिटल ग्रुप के सौदे को रोकने और सिस्टम टास्क को पूरा करने की संभावना और बढ़ गई थी। समय तेजी से बीत गया।
रात होते ही अर्जुन कपूर अपनी गाड़ी चलाकर सीधे उस रेस्तरां की ओर निकल पड़े जहां सुधीर चौहान ने मीटिंग रखी थी। अध्याय 274। इस समय रेस्तरां में एक खिड़की वाली सीट पर स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के प्रतिनिधि मयंक राजपूत पहले ही पहुंच चुके थे। श्री चौहान, मैं अनुबंध ले आया हूं, आइए इस पर चर्चा करें। अगर कोई समस्या नहीं है तो इसे अभी साइन करें ताकि देरी ना हो। बोलते हुए मयंक राजपूत ने 2 दस्तावेज निकाले और उनमें से एक सुधीर चौहान को सौंप दिया। लेकिन जो बात उन्हें हैरान कर गई वह ये थी कि सुधीर चौहान ने उसे नहीं लिया। मैनेजर मयंक, दुनिया में अन्य कंपनियों ने भी मुझसे संपर्क किया है। सुधीर चौहान ने ऐसे कहा जैसे किसी बात की ओर इशारा कर रहे हों। असल में स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप की दी गई शर्तें काफ़ी साधारण थीं। अगर स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप प्रसिद्ध और मजबूत नहीं होता तो शायद वह इसके साथ सहयोग करने के लिए तैयार भी न होते। अन्य कंपनियां, मयंक राजपूत ने भौहें चढ़ा लीं। कौन सी कंपनी हमारे स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के खिलाफ जाने की हिम्मत कर रही है? मयंक राजपूत ने अहंकार से पूछा। हमारी कंपनी। इससे पहले कि मयंक राजपूत अपनी बात पूरी करते एक दबंग आवाज़ गूंज उठी। अगले ही क्षण अर्जुन कपूर को देखकर मयंक राजपूत आश्चर्यचकित रह गए। तुम कौन हो? मयंक राजपूत ने पूछा। मैं अर्जुन कपूर हूँ, यशराज ग्रुप का मालिक। यशराज ग्रुप? मयंक राजपूत का चेहरा अचानक काला पड़ गया। तुम्हारा यशराज ग्रुप? क्या तुम हमारे स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप से मुकाबला करने के काबिल हो? मयंक राजपूत गुस्से में हंसने लगे। यशराज ग्रुप हैदराबाद में स्थित है और यह हमारे स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के जूते तक उठाने के लायक नहीं है। श्री चौहान, क्या आप वाकई उनके साथ सहयोग करना चाहते हैं? बाद में पछताना मत। मयंक राजपूत ने सुधीर चौहान से सवाल किया। मैनेजर मयंक, चिंता मत कीजिए, मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। सुधीर चौहान ने जवाब दिया। असल में अगर प्रभाव की बात करें तो यशराज ग्रुप के प्रति उनका प्रभाव स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप से बेहतर था और यशराज ग्रुप का मालिक खुद व्यक्तिगत रूप से आया था, जबकि स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप ने केवल एक वरिष्ठ कार्यकारी को भेजा था। अर्जुन कपूर बैठ गए और जल्द ही मुकेश चौहान भी आए और अर्जुन कपूर के बगल में बैठ गए। दोस्त, अध्यक्ष कोएनिगसेक के बॉस हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि अध्यक्ष के साथ सहयोग करना बिल्कुल सही निर्णय है। मुकेश चौहान ने अर्जुन कपूर के समर्थन में बात की। श्री अर्जुन कोएनिगसेक के भी मालिक हैं। क्या युवा व्यक्ति है? सुधीर चौहान ने फिर से अर्जुन कपूर की ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ी और श्रद्धा थी। हालांकि वे स्पोर्ट्स कारों में अधिक रुचि नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने कोएनिगसेक के नाम के बारे में सुना था। भाई, तुम क्या सोचते हो? क्या वह कोएनिगसेक का मालिक नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऐसी कंपनी का जिक्र करने की जिसकी कीमत अरबों में है? मयंक राजपूत ने व्यंग्य किया। श्री चौहान, चलो अब बकवास करना बंद करते हैं। ऐसा करते हैं, मैं निवेश को 3 अरब तक बढ़ा सकता हूं और केवल हर साल 40% लाभांश की मांग करूंगा। क्या ये ठीक है? मयंक राजपूत ने सीधे प्रस्ताव बढ़ा दिया। पहले वे केवल 2.7 अरब का निवेश कर सकते थे और फिर भी 40% लाभांश चाहते थे। अब उन्होंने 300 मिलियन अधिक कर दिए, लेकिन लाभांश नहीं बढ़ाया। तो मैं 3.1 अरब दे सकता हूं और केवल 40% लाभांश। अर्जुन कपूर ने धीरे से कहा। केवल 100 मिलियन अधिक जोड़े मयंक राजपूत को दबाने के लिए। तुम? मयंक राजपूत थोड़ा गुस्से में आ गए। तो हम 3.3 अरब देंगे, लाभांश वही रहेगा, 40%। मयंक राजपूत ने दांत भींचते हुए कहा। 3.4 अरब, 40% लाभांश। अर्जुन कपूर ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अंत में मयंक राजपूत ने 3.9 अरब तक बढ़ाया और अर्जुन कपूर ने सीधे 4 अरब कर दिया। अर्जुन कपूर, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो, मयंक राजपूत ने गुस्से में कहा। 3.9 अरब, ये पहले से ही उनकी अधिकतम सीमा थी। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो यहाँ भौंकना बंद करो, अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। श्री चौहान, आप खुद ही सोच लें, हमारा स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप अभी भी 3.9 अरब दे रहा है और केवल 40% लाभांश ले रहा है। हालांकि यह यशराज ग्रुप से थोड़ा कम है, लेकिन हमारे स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप की ताकत यशराज ग्रुप से कहीं ज़्यादा है। कौन सी कंपनी चुननी है, आपको अच्छे से सोचना चाहिए। अब और अधिक पैसे देना असंभव था, इसलिए मयंक राजपूत ने सीधे कंपनी की ताकत का हवाला दिया। इस समय सुधीर चौहान थोड़े असमंजस में पड़ गए। वास्तव में स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप की ताकत यशराज ग्रुप से बहुत अधिक थी। सुधीर चौहान के दिल का तराजू स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप की ओर झुकने लगा। ये देखकर मयंक राजपूत के चेहरे पर विजयी मुस्कान आ गई। देखा, पूर्ण शक्ति के सामने तुम्हारा यशराज ग्रुप झुक जाएगा। मयंक राजपूत ने अर्जुन कपूर के सामने शेखी बघारी। तुम अब भी हमारे स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो? तुम इसके लायक भी नहीं हो। जब मयंक राजपूत ये कह रहे थे तभी रेस्तरां में हलचल मच गई। एक गंभीर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति कई लोगों से घिरा हुआ अंदर आया।
जब उन्होंने इस व्यक्ति को देखा तो रेस्तरां में मौजूद कई मेहमानों की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये हैदराबाद के बड़े व्यापारी जगदीश बैनर्जी नहीं हैं? वह भी इस रेस्तरां में आए। जैसे ही वह अंदर आए, जगदीश बैनर्जी अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट रूम की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक उन्होंने पास में खड़े एक युवा व्यक्ति को देखा। फिर जगदीश बैनर्जी ने तुरंत दिशा बदल दी और उस ओर चले गए। जब सभी लोग उत्सुक थे कि जगदीश बैनर्जी क्या करने वाले हैं, तो उन्होंने अर्जुन कपूर के सामने आकर हाथ बढ़ाया। श्री अर्जुन, हम फिर मिले। जगदीश बैनर्जी ने अर्जुन कपूर की ओर हाथ बढ़ाया। ये देखकर मौके पर मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। यह क्या हो रहा है? हैदराबाद के बड़े उद्योगपति जगदीश बैनर्जी, जो इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उन्होंने एक युवा व्यक्ति के प्रति ऐसा सम्मान क्यों दिखाया? क्या उन्होंने ये सही में किया? मौके पर मौजूद लोगों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सुधीर चौहान और मयंक राजपूत थे। विशेष रूप से मयंक राजपूत, उनके चेहरे के भाव सीधे जम गए। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अर्जुन कपूर जैसे लड़के ने जगदीश बैनर्जी को ऐसा करने पर मजबूर कैसे कर दिया? आपको पता है, हमारे ग्रुप के महाप्रबंधक अजय शर्मा भी यह नहीं कर सकते। तो फिर अर्जुन कपूर ने ये कैसे किया? वहीं अर्जुन कपूर से हाथ मिलाने के बाद जगदीश बैनर्जी ने उनसे कुछ कहा। अध्याय 275। श्री अर्जुन, आगे एक निजी घुड़दौड़ कार्यक्रम है। क्या आपको इसमें दिलचस्पी है? क्या हम साथ चल सकते हैं? जगदीश बैनर्जी ने अर्जुन कपूर को आमंत्रित किया। घुड़दौड़? अर्जुन कपूर थोड़े हैरान हुए। हाँ, हम घुड़दौड़ के जैकपॉट में 100 मिलियन अंक जोड़ेंगे। ये बहुत रोमांचक होगा, जगदीश बैनर्जी ने अर्जुन कपूर को संक्षेप में समझाया। एक ही पल में अर्जुन कपूर समझ गए कि यह घुड़दौड़ यहाँ कुछ दुर्लभ थी, लेकिन हांगकांग द्वीप के उच्च समाज में यह अत्यधिक लोकप्रिय थी। वास्तव में ये घुड़दौड़ से अधिक घोड़ों पर सट्टा लगाने जैसा था। बॉस जगदीश, मुझे यकीन नहीं है कि मेरे पास समय होगा या नहीं। इस पर बाद में बात करेंगे। अर्जुन कपूर ने न तो हाँ की, न ही साफ मना किया। यह उस समय की स्थिति पर निर्भर करेगा। ठीक है, मैं आपसे संपर्क करूंगा, श्री अर्जुन। जगदीश बैनर्जी ने सिर हिलाया। अर्जुन कपूर से कुछ औपचारिक बातें करने के बाद जगदीश बैनर्जी वहां से चले गए। जगदीश बैनर्जी को जाते हुए देखकर सुधीर चौहान खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, बॉस अर्जुन, क्या आप और श्री जगदीश दोस्त हैं? हाँ, अर्जुन कपूर ने हल्का सिर हिलाया। उनका जगदीश बैनर्जी के प्रति प्रभाव गलत नहीं था। श्री अर्जुन का प्रभाव बहुत मजबूत है। सुधीर चौहान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने निर्णय लिया है कि हमारी चौहान कैटरिंग कंपनी 4 अरब के निवेश के लिए यशराज ग्रुप के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार है और हर साल 40% शेयर देंगे। सुधीर चौहान ने अंतिम निर्णय ले लिया। असल में अर्जुन कपूर की दी गई शर्तें स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप की तुलना में बेहतर थीं, लेकिन उन्होंने स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप की ताकत और प्रभाव को अधिक प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब जब उन्होंने देखा कि अर्जुन कपूर और जगदीश बैनर्जी जैसे शक्तिशाली व्यक्ति अच्छे दोस्त हैं, तो उनकी सोच बदल गई। जो लोग श्री जगदीश के मित्र होते हैं, वे समान स्तर के या शायद उनसे भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। इस तरह अर्जुन कपूर को स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप पर बढ़त मिल गई। धड़ाम। ये देखकर कि सुधीर चौहान ने अपना मन बदल लिया, मयंक राजपूत ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा। ठीक है सुधीर चौहान, तुमने मेरा अपमान किया है, बस अब पछताने के लिए तैयार रहो। मयंक राजपूत अचानक उठे और सुधीर चौहान को डराने की कोशिश की। सुधीर चौहान ने शांत भाव से देखा। अब जब अर्जुन कपूर, जो जगदीश बैनर्जी के करीबी थे, उनके साथ थे, तो उन्हें स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप से डरने की जरूरत नहीं थी। और तुम्हारा एक छोटा सा यशराज ग्रुप हमारी निवेश योजनाओं में हस्तक्षेप करने की हिम्मत करता है। बस इंतजार करो, तुम्हें हमारे स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के पागल बदले का सामना करना पड़ेगा। मयंक राजपूत ने अर्जुन कपूर को धमकाने की कोशिश की। तुम गलत हो, बदला लेने के लिए तुम्हारा स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप नहीं, बल्कि मैं इंतजार कर रहा हूं। अर्जुन कपूर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम मेरे बदले की बात कर रहे हो। तुम खुद को बहुत गंभीरता से ले रहे हो। चलो देखते हैं, मयंक राजपूत ने गुस्से में कहा और वहां से चले गए। जैसे ही मयंक राजपूत गए, सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप का एक व्यापार रोका गया और उन्हें एक सबक सिखाया गया। यशराज ग्रुप ने चौहान कैटरिंग ग्रुप में निवेश किया और कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, आपको प्राप्त हुए 23 वृद्धि अंक। बधाई हो, आपको प्राप्त हुए 135 अनुभव अंक। मिशन पूरा हो चुका था और अर्जुन कपूर ने सफलतापूर्वक 23 वृद्धि अंक अर्जित कर लिए। बाद में अर्जुन कपूर इनका अच्छी तरह से उपयोग करने की योजना बना रहे थे। श्री अर्जुन, आपके साथ काम करके खुशी हुई। सुधीर चौहान ने अर्जुन कपूर की ओर हाथ बढ़ाया। सहयोग करके खुशी हुई। मैं बाद में एक विशेषज्ञ भेजूंगा और हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। अर्जुन कपूर ने आगे की योजना तय की। खाने के बाद अर्जुन कपूर वहां से चले गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप में उथल पुथल।
जैसे ही अर्जुन कपूर होटल लौटे, उन्होंने तुरंत सिस्टम में प्रवेश किया और 23 वृद्धि अंक देखे। सिस्टम में कई विकल्प थे, शक्ति, गति, आत्मा आदि को बढ़ाने के लिए। अर्जुन कपूर सोच में पड़ गए। पिछली कई बढ़ोतरी के बाद उनकी इन क्षमताओं की मूल्यवान संख्या बढ़ गई थी, लेकिन कोई भी वास्तव में असाधारण नहीं थी। आखिर में अर्जुन कपूर ने अपने सभी 23 वृद्धि अंक शक्ति पर लगाने का फैसला किया। स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप से उनकी भिड़ंत हो चुकी थी। कौन जानता था कि आगे क्या होगा। शक्ति बढ़ने से अर्जुन कपूर का आत्मविश्वास और सुरक्षा भी बढ़ जाएगी। शक्ति 85 अंक। शक्ति मूल्य तुरंत 85 हो गया, जो पहले की तुलना में कई गुना अधिक था। जब अर्जुन कपूर यहां अपनी क्षमताएं बढ़ाने में लगे थे, उसी समय जगदीश बैनर्जी ने स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप में एक आपातकालीन उच्च स्तरीय बैठक बुला ली। स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप के अधिकतर वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया। श्री जगदीश अचानक रात में उच्च स्तरीय बैठक क्यों बुला रहे हैं, पता नहीं, लेकिन यह जरूर कोई महत्वपूर्ण बात होगी। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। जब सभी अधिकारी आपस में चर्चा कर रहे थे, जगदीश बैनर्जी गंभीर भाव से अंदर आए। मैं आज सिर्फ एक घोषणा करने आया हूं। आज से हमारा हैदराबाद स्थित स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप आधिकारिक रूप से यशराज ग्रुप के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है। हम तब तक लड़ेंगे जब तक यशराज ग्रुप पूरी तरह से बर्बाद नहीं हो जाता। जगदीश बैनर्जी ने उत्साह से कहा। बेशक, ये भी संभव है कि हम यशराज ग्रुप द्वारा बर्बाद हो जाएं, लेकिन इसकी संभावना सिर्फ 1% नहीं, बल्कि 1000वां हिस्सा है। स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप की ताकत ने जगदीश बैनर्जी को यह आत्मविश्वास दिया था। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी अधिकारी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गए। फिर, क्या बात है, ये तो सिर्फ यशराज ग्रुप है। यशराज ग्रुप में ताकत हो सकती है, लेकिन हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं। लेकिन जगदीश बैनर्जी की खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि तभी स्काईलाइन कैपिटल ग्रुप का एक और वरिष्ठ अधिकारी वहां आ गया। अध्याय 276। मैनेजर मयंक राजपूत आ पहुंचे। मैनेजर मयंक, चौहान कैटरिंग कंपनी में निवेश का क्या हुआ? क्या ये तय हो गया? मयंक राजपूत को देर से आता देखकर जगदीश बैनर्जी ने आत्मविश्वास से पूछा। चौहान कैटरिंग कंपनी में निवेश एक विशेष परियोजना थी और वह इसे लेकर बहुत गंभीर थे। ये लगभग निश्चित लाभ वाली डील थी। यदि यह निवेश सफल होता तो अगले कुछ वर्षों तक उनकी कंपनी को हर साल कम से कम कुछ करोड़ों का मुनाफा मिलता। और जगदीश बैनर्जी को पूरा विश्वास था कि अगर उन्होंने इस कंपनी को अपने नियंत्रण में ले लिया तो कोई अन्य कंपनी उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करेगी। चौहान कैटरिंग कंपनी को जीतना उनके लिए आसान होना चाहिए था। चूंकि मयंक राजपूत आज रात सुधीर चौहान के साथ निवेश पर चर्चा करने गए थे, जगदीश बैनर्जी ने उनकी देर से आने की बात को ज़्यादा तूल नहीं दिया। लेकिन जब उन्होंने महाप्रबंधक का सवाल सुना तो मयंक राजपूत थोड़े झिझक गए और खुलकर कुछ नहीं कहा। क्या हो रहा है, जल्दी बताओ। जगदीश बैनर्जी का धैर्य पूरी तरह से खत्म हो गया। अगले ही क्षण जगदीश बैनर्जी ने वह उत्तर सुना जिसने उनका दिल लगभग रोक दिया। महाप्रबंधक, मामला बिगड़ गया है। हमें यशराज ग्रुप ने रोक दिया और चौहान कैटरिंग कंपनी ने यशराज ग्रुप के साथ सहयोग करने का फैसला किया है। मयंक राजपूत डरते डरते बोले। तुमने क्या कहा? यशराज ग्रुप। जगदीश बैनर्जी पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। अभी अभी वरिष्ठ अधिकारी यह डींग मार रहे थे कि वे यशराज ग्रुप को कैसे खत्म कर देंगे और इसमें कितना समय लगेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि यशराज ग्रुप ने पहले ही उनका निवेश रोक दिया। मौके पर मौजूद अन्य लोग एक दूसरे को अविश्वास से देखने लगे। हमने अभी शुरुआत भी नहीं की थी और किसी और ने हमें पहले ही करारा तमाचा मार दिया। ये तो बहुत शर्मनाक है। तुम्हें कैसे पता कि यशराज ग्रुप ने ये किया है? जगदीश बैनर्जी ने सवाल किया। खुद यशराज ग्रुप के मालिक अर्जुन कपूर वहां गए थे। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। मयंक राजपूत ने जवाब दिया। अर्जुन कपूर? यह अर्जुन कपूर ही था जिसने हमें पीछे छोड़ दिया। जगदीश बैनर्जी का गुस्से से दम घुटने लगा। ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी, बहुत बड़ी बेइज्जती। जगदीश बैनर्जी ने अपने गुस्से को काबू में किया और तुरंत यशराज ग्रुप के खिलाफ जवाबी हमला करने की योजना बनाई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नया दिन, नई चुनौतियां। समय पानी की तरह बह गया और एक नया दिन आ गया। आज सिस्टम पुरस्कार समय पर आ गया। डिंग। 5वें दिन के पुरस्कार के रूप में आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन और दुर्लभ थॉरोब्रेड घोड़ा प्राप्त होगा। कृपया अपना मोबाइल ऑन रखें, ये घोड़ा 3 घंटे के भीतर आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। क्या? आज का सिस्टम पुरस्कार देखकर अर्जुन कपूर थोड़ा हैरान हो गए। सिस्टम ने मुझे एक घोड़ा दिया, लेकिन जब ये दुनिया का सबसे बेहतरीन और दुर्लभ थॉरोब्रेड घोड़ा था तो यह जरूर कुछ खास होगा। ये सोचकर अर्जुन कपूर ने इंटरनेट पर खोजबीन की और जो देखा उससे वह चौंक गए। थॉरोब्रेड घोड़े इस समय दुनिया के सबसे दुर्लभ और अद्भुत रेसिंग घोड़े थे। यहाँ तक कि सबसे महंगे और शाही नस्ल के घोड़े भी इनसे पीछे थे। एक थॉरोब्रेड घोड़ा 1000 मीटर की दौड़ सिर्फ 53.7 सेकंड में पूरी कर सकता है, यानी 1 मिनट से भी कम में।
यहाँ तक कि एक 5000 मीटर की दौड़ में भी थॉरोब्रेड घोड़ा सिर्फ 143 सेकंड में फिनिश लाइन पार कर सकता है, यानी 2 मिनट से भी कम। इसकी ताकत कितनी खतरनाक होगी, इसका अंदाजा लगाओ। ये लाल सांड जैसा शक्तिशाली है। पहले अर्जुन कपूर को जगदीश तिवारी द्वारा बताई गई घुड़दौड़ प्रतियोगिता में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब जब उनके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन घोड़ा था तो सब बदल गया था। अगर उनका थॉरोब्रेड घोड़ा इस प्रतियोगिता में भाग लेता तो क्या यह अर्जुन कपूर के लिए मुफ्त में पैसा कमाने जैसा नहीं होता। काश ये घुड़दौड़ प्रतियोगिता जल्दी शुरू हो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। घुड़दौड़ प्रतियोगिता का निमंत्रण। करीब दोपहर 2 बजे अर्जुन कपूर को जगदीश तिवारी का फोन आया। श्री अर्जुन, घुड़दौड़ प्रतियोगिता पहले कल होने वाली थी, लेकिन कुछ प्रतिभागियों को कल हैदराबाद में जरूरी काम है, इसलिए इसे आज शाम 4 बजे कर दिया गया है। क्या आपके पास समय है? जगदीश तिवारी ने पूछा। मेरे पास समय है, लेकिन बॉस जगदीश, मैं पहले एक चीज़ कंफर्म करना चाहता हूँ। अगर मैं इस प्रतियोगिता में भाग लूँ तो क्या मैं अपना खुद का घोड़ा इस्तेमाल कर सकता हूँ? अर्जुन कपूर ने विशेष रूप से पूछा ताकि कोई समस्या न हो। बिल्कुल, हर कोई अपने अपने घोड़े का उपयोग करता है। जगदीश तिवारी ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। अर्जुन कपूर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब जब उनका थॉरोब्रेड घोड़ा 3 घंटे में आ रहा था और दौड़ शाम 4 बजे थी तो समय बिल्कुल सही था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने पर एक परिचित चेहरा। आधे घंटे बाद अर्जुन कपूर प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने एक परिचित व्यक्ति को देखा। वह थी वैदेही देशमुख, हैदराबाद की एक प्रभावशाली महिला जिनसे पहले उनकी मुलाकात हो चुकी थी। बॉस वैदेही, कुछ ही दिनों में फिर मुलाकात हो गई। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुन जी। वैदेही देशमुख को याद आ गया कि पिछली बार वह अर्जुन कपूर के सामने नशे में थी, जिससे वह बेहद शर्मिंदा हो गईं। अगर आपके पास समय हो तो एक दिन फिर से साथ में ड्रिंक करते हैं। अर्जुन कपूर ने उन्हें आमंत्रित किया। वैदेही देशमुख और ज़्यादा शर्मिंदा हो गईं, उनका चेहरा लाल पड़ गया। अगली बार सही रहेगा। तभी जगदीश बुंदेला वहां आए और जब उन्होंने अर्जुन कपूर और वैदेही देशमुख को बातें करते देखा तो थोड़े हैरान रह गए। श्री अर्जुन, आप तो अभी आए और पहले से ही श्रीमती वैदेही से बातचीत करने लगे। तभी भीड़ में तारक तिवारी नाम का एक व्यक्ति अर्जुन कपूर को संदेह की नज़रों से देखने लगा। अब वह अर्जुन कपूर को निशाना बनाने के लिए तैयार था। अध्याय 277। हम किसी को भी आमंत्रित नहीं कर सकते, है ना? श्री जगदीश, क्या यह आदमी घुड़दौड़ में हिस्सा भी ले सकता है? तारक तिवारी ने व्यंग्य से पूछा। शायद। जगदीश बुंदेला को भी पूरी जानकारी नहीं थी। जब मैं यहाँ आया हूँ तो निश्चित रूप से दौड़ में हिस्सा लूंगा। अर्जुन कपूर ने सिर हिलाया। हाँ, अगर उसके पास कोई घोड़ा है भी तो यकीनन सबसे साधारण घोड़ा होगा। तारक तिवारी ने हिकारत से कहा। आपको पता ही होगा, यहाँ जो लोग घुड़दौड़ करते हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध और कीमती घोड़े रखते हैं। अरबी घोड़े लाखों में बिकते हैं। घुड़दौड़ के सभी घोड़ों में अरबी घोड़े दुर्लभता में शीर्ष 3 में आते हैं। श्री तारक सही कह रहे हैं। पहली नज़र में ये व्यक्ति किसी शीर्ष श्रेणी के घोड़े का मालिक नहीं लगता। ऐसे लोगों को हमारे निजी घुड़दौड़ में भाग नहीं लेना चाहिए। तारक तिवारी के ये कहने के बाद उनके कुछ दोस्तों ने भी उनका समर्थन किया और अर्जुन कपूर के खिलाफ बोलने लगे। लेकिन तभी एक सेवक अंदर आया और जगदीश बुंदेला को सूचना दी। बॉस जगदीश, दरवाजे के सामने एक घोड़ा लाने वाला वाहन खड़ा है। वे रेसिंग घोड़ा अंदर लाने की अनुमति चाहते हैं। क्या? जगदीश बुंदेला थोड़े भ्रमित हो गए। रेसकोर्स के पीछे एक घोड़ा प्रजनन केंद्र था जहां से घोड़ों को आसानी से दौड़ में लाया जाता था, लेकिन आज तक किसी को बाहरी घोड़ा लाते हुए नहीं देखा था। श्री जगदीश, वह घोड़ा मेरा है। अर्जुन कपूर ने खड़े होकर कहा। ये सुनते ही पूरे आयोजन स्थल के लोग चौंक गए। विशेष रूप से वे लोग जो अभी अभी अर्जुन कपूर का मजाक उड़ा रहे थे, वे अब और भी ज्यादा उत्सुक हो गए कि आखिर यह कैसा घोड़ा होगा। ओह, तो श्री अर्जुन अपना घोड़ा लेकर आए हैं। उन्हें अंदर लाने दें। जगदीश बुंदेला ने तुरंत आदेश दिया। कुछ ही मिनटों में घोड़ा आ गया। सब लोग उत्सुकतावश वहां पहुंच गए। यकीन मानो, यह एक साधारण क्वार्टर हॉर्स होगा, तारक तिवारी ने धीरे से कहा। क्वार्टर हॉर्स एक साधारण रेसिंग घोड़े की नस्ल होती है। बिल्कुल सही। आखिरकार हर कोई श्री तारक के अरबी घोड़े जैसा बढ़िया घोड़ा नहीं रख सकता। तारक तिवारी के दोस्त फिर से उनका समर्थन करने लगे, लेकिन जैसे ही रेसिंग घोड़े की गाड़ी का दरवाजा खुला, सबकी नज़रें ठहर गईं। एक बेहद सुंदर काला घोड़ा बाहर आया। उसके बाल रेशम जैसे चमकदार थे और उसकी कदकाठी बेहद शक्तिशाली थी। क्या गजब का घोड़ा है! ये काला घोड़ा सच में शानदार है। वहां खड़े कई लोग फुसफुसाने लगे और वे अर्जुन कपूर के घोड़े से बेहद प्रभावित हुए। यहां तक कि तारक तिवारी के दोस्त भी थोड़े ईर्ष्यालु हो गए। होह, दिखने में ही सुंदर है, इसमें खास क्या है? तारक तिवारी ने खींचते हुए कहा। असल में
वहां मौजूद लोगों में कोई भी घोड़ों का पेशेवर जानकार नहीं था, इसलिए वे यह नहीं पहचान पा रहे थे कि यह घोड़ा किस नस्ल का है। श्री अर्जुन, ये किस नस्ल का घोड़ा है? ये सच में शानदार लग रहा है। जगदीश बुंदेला ने उत्सुकता से पूछा। यह एक थॉरोब्रेड घोड़ा है, अर्जुन कपूर ने उत्तर दिया। थॉरोब्रेड, ये घुड़दौड़ की दुनिया का राजा कहलाने वाला घोड़ा है। सभी लोग अवाक रह गए और अपनी सांसें रोक लीं। क्या बात है, ये तो जबरदस्त निकला। ये सुनकर तारक तिवारी को मानो बिजली का झटका लगा। उनका अरबी घोड़ा इस थॉरोब्रेड घोड़े के सामने कुछ भी नहीं था। उनके दोस्त भी हक्के बक्के रह गए। अरे, ये सच में थॉरोब्रेड है या नहीं, ये पता लगाने के लिए किसी घोड़ा प्रशिक्षक को बुलाओ। तारक तिवारी ने गुस्से में आदेश दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्जुन कपूर का घोड़ा सच में इतना शक्तिशाली हो सकता है। जल्द ही एक पेशेवर जॉकी घुड़सवार विशेषज्ञ वहां आ गया। लेकिन इससे पहले कि जॉकी तारक तिवारी के पास पहुंचता, उसने दूर से ही घोड़े को देखते ही चिल्ला दिया। थॉरोब्रेड घोड़ा, और वह भी उच्च श्रेणी का थॉरोब्रेड। हे भगवान, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मुझे अपने जीवन में पहली बार इतना जबरदस्त थॉरोब्रेड घोड़ा देखने को मिला है। जॉकी का पूरा शरीर रोमांच से कांप रहा था। ये देखकर तारक तिवारी और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गए। श्री तारक, आपकी पसंद खराब निकली। लगता है कि आपका अरबी घोड़ा अब दूसरे स्थान पर रहेगा। बॉस अर्जुन अब भी सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तारक तिवारी के विरोधियों ने मजाक उड़ाया। तारक तिवारी इतने शर्मिंदा हो गए कि काश जमीन फट जाती और वे उसमें समा जाते। दिखावे से कुछ नहीं होता, असली परीक्षा तो मैदान में होगी। तारक तिवारी ने गुस्से में जवाब दिया। चलो मैदान में देखते हैं कि असली विजेता कौन है। लेकिन तभी वैदेही देशमुख ने विरोध किया। ये सही नहीं है, श्री अर्जुन का घोड़ा अभी अभी यहाँ आया है। लंबी यात्रा के कारण वह थका हुआ होगा और उसकी ताकत पर असर पड़ेगा। लेकिन तारक तिवारी का अरबी घोड़ा यहाँ पहले से मौजूद है और वह पूरी तरह से तैयार है। ये तो अन्याय होगा, इसलिए हमें ये दौड़ कल करनी चाहिए, वैदेही देशमुख ने सुझाव दिया। नहीं, कल मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। कुछ मेहमानों ने तुरंत विरोध किया। तो ठीक है, हम दौड़ को सिर्फ 1 घंटे के लिए टाल देते हैं, तारक तिवारी ने प्रस्ताव रखा। कैसा रहेगा श्री अर्जुन? अचानक सिस्टम की आवाज आई। डिंग, अस्थायी मिशन जारी, तारक तिवारी की चुनौती स्वीकार करें और 1 घंटे में दौड़ करें। मिशन पुरस्कार, शीर्ष श्रेणी की घुड़सवारी स्किल्स। मिशन पुरस्कार, 131 अनुभव अंक। इनाम देखकर अर्जुन कपूर मुस्कुराए। ठीक है, अर्जुन कपूर ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया। अब ये घुड़दौड़ और भी दिलचस्प होने वाली थी। अब हमें दांव की रकम पर चर्चा करनी चाहिए, तारक तिवारी ने असली मुद्दे पर आते हुए कहा। सभी लोग जोश में आ गए, यही असली रोमांच था। अध्याय 278। असल में मौके पर मौजूद दर्जन भर मेहमानों में से बहुत कम लोग घुड़दौड़ में सच में रुचि रखते थे। वे जिस चीज में रुचि रखते थे वह थी घुड़दौड़ के पीछे लगने वाले दांव। यही असली खेल था। मैं अपनी 5 विला चेंशी विला डिस्ट्रिक्ट में से निकाल रहा हूँ इनाम के तौर पर। मैं 3 आवासीय इमारतें दांव पर लगा रहा हूँ। मुझे इतनी झंझट पसंद नहीं, मैं सीधा 300 मिलियन कैश का दांव लगाता हूँ। ... कई लोगों ने अपने इनाम दिखाए ताकि वे अपनी गंभीरता साबित कर सकें। यहाँ तक कि जो लोग सबसे छोटा इनाम रख रहे थे वह भी 200 से 300 मिलियन का था और कुछ का तो 600 से 700 मिलियन तक का। ये लोग हर कुछ महीनों में एक निजी घुड़दौड़ का आयोजन करते रहते थे और इससे कभी नहीं ऊबते थे। अनुमान लगाया जाए तो ये लोग हर साल कम से कम 10 बिलियन तक के इनाम दांव पर लगाते थे और कई बार यह 50 बिलियन तक भी पहुंच जाता था। इससे साफ था कि इन लोगों के पास कितना भयानक वित्तीय सामर्थ्य था। मैं हैदराबाद के शीर्ष 3 रेस्तरां में से एक, नोई वेस्टर्न रेस्तरां, इनाम में रख रहा हूं। तारक तिवारी ने अचानक सबको चौंका दिया। सभी ने अविश्वास भरी निगाहों से तारक तिवारी की ओर देखा। नोई वेस्टर्न रेस्तरां हैदराबाद में बहुत प्रसिद्ध था। इसमें एक बार का औसत खर्च हजारों में होता था और इसका बाजार मूल्य कम से कम 20 से 30 बिलियन था। क्या तारक तिवारी पागल हो गया था? उसने इतनी बड़ी रकम का इनाम क्यों रखा? सब आपस में बातें करने लगे। मैं अपने अरबी घोड़े पर दांव लगाता हूं कि वही पहले स्थान पर आएगा। अर्जुन कपूर, क्या तुम मुझसे ये दांव लगाने की हिम्मत रखते हो? तारक तिवारी को अपने अरबी घोड़े पर पूरा भरोसा था और उसने सीधे चुनौती दी। उसका अरबी घोड़ा अरबी नस्ल के सबसे बेहतरीन घोड़ों में से एक था और उसके कई शानदार रिकॉर्ड थे। भले ही अर्जुन कपूर का घोड़ा थॉरोब्रेड था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि वह सबसे तेज घोड़ा होगा। क्यों नहीं? अर्जुन कपूर ने दम से जवाब दिया। जैसे ही अर्जुन कपूर ने चुनौती स्वीकार की, सिस्टम की आवाज आई। डिंग, तारक तिवारी की चुनौती स्वीकार करने और 1 घंटे में दौड़ने का कार्य पूरा हुआ। बधाई हो, आपको प्राप्त हुआ शीर्ष श्रेणी की घुड़सवारी स्किल्स। बधाई हो, आपको प्राप्त हुए 131 अनुभव अंक। एक ही पल में अर्जुन कपूर के दिमाग में जबरदस्त यादें उमड़ पड़ीं। अब उनके पास शीर्ष स्तर की घुड़सवारी कौशल थी।
अब तुम्हें क्या दांव पर लगाना है? मेरे नोई वेस्टर्न रेस्तरां की तुलना में क्या दांव लगाओगे? तारक तिवारी ने आगे पूछा। उसने अपना रेस्तरां इसीलिए रखा था ताकि वह अर्जुन कपूर से भी भारी इनाम रखवा सके। मैं हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल रखूंगा, अर्जुन कपूर ने शांत स्वर में जवाब दिया। अब उनके पास थॉरोब्रेड घोड़ा और शीर्ष श्रेणी की घुड़सवारी स्किल्स थी, इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। ऐसे में दांव थोड़ा बड़ा क्यों ना हो? हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। दांव की रकम लगातार बढ़ती ही जा रही थी। हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल का कुल मूल्य 5 बिलियन था। ये तारक तिवारी के नोई वेस्टर्न रेस्तरां से कहीं अधिक मूल्यवान था। वाह, तो ये बॉस अर्जुन असल में हैदराबाद रॉयल कार्लटन होटल के मालिक हैं। अद्भुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तारक तिवारी खुशी से पागल हो गया। अगर वह जीत गया तो ये होटल उसकी संपत्ति बन जाएगा। ठीक है, यही तय रहा। तारक तिवारी को डर था कि कहीं अर्जुन कपूर पीछे ना हट जाए। नहीं, ये ठीक नहीं है। वैदेही देशमुख ने विरोध किया। बॉस अर्जुन का होटल 5 बिलियन का है, जबकि तारक तिवारी का रेस्तरां केवल 20-30 बिलियन का। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इस दांव में अंतर है। अर्जुन कपूर कुछ कहने ही वाले थे कि वैदेही देशमुख पहले ही उनकी ओर से बोल पड़ी। सही कहा बॉस तारक, आपको कम से कम 2 बिलियन और बढ़ाने चाहिए ताकि यह बराबरी का दांव बने। कुछ अन्य मेहमानों ने भी समर्थन किया। तारक तिवारी के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, मैं जियांगनान मैंशन की 5 आवासीय इमारतें इनाम में रखता हूँ। जियांगनान मैंशन हैदराबाद का एक उच्च वर्गीय रिहायशी क्षेत्र था। 5 इमारतों की कीमत भी करीब 2 बिलियन के आसपास थी। अब सभी ने सहमति जताई। मैं 300 मिलियन का दांव लगाती हूँ बॉस अर्जुन की जीत पर, वैदेही देशमुख ने घोषणा की। और तुम लोग? वैदेही देशमुख ने तारक तिवारी के दोस्तों की ओर देखा। हम तारक पर दांव लगाएंगे। मैं भी अरबी घोड़े पर दांव लगाता हूँ। कई लोगों ने सैकड़ों मिलियन के दांव लगाए। अब इनाम और दांव तय हो चुका था। दौड़ का समय आ पहुंचा। बॉस अर्जुन, आपको घुड़सवार चाहिए? मैं एक ढूंढ दूं? जगदीश बुंदेला ने पूछा। नहीं, मैं खुद सवारी करूंगा, अर्जुन कपूर ने जवाब दिया। खुद? भीड़ में हलचल मच गई। हुह, अब तो और भी बुरी तरह हारोगे, तारक तिवारी ने व्यंग्य किया। सब लोग घुड़दौड़ मैदान की ओर चले गए। बॉस अर्जुन, मुझे निराश मत करना। मैंने तुम पर 300 मिलियन का दांव लगाया है, वैदेही देशमुख ने कहा। बस देखते रहो। अर्जुन कपूर हल्की मुस्कान के साथ मैदान में उतरे। चूंकि वे आखिरी में आए थे, उन्हें दौड़ में अंतिम 13वें स्थान पर रखा गया। सभी घुड़सवार अपने घोड़ों पर सवार होकर स्टार्टिंग पॉइंट पर आ गए। रेफरी ने सीटी बजाई और सभी घोड़े बिजली की गति से दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में अर्जुन कपूर और तारक तिवारी आगे निकल आए। फिलहाल दौड़ बराबरी पर थी। अर्जुन का घोड़ा कुछ खास नहीं है, मेरा घुड़सवार आखिरी पलों में पूरा दम लगाएगा, तारक तिवारी ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी अर्जुन कपूर ने अपनी नई सीखी स्किल्स का इस्तेमाल किया। अचानक उनका घोड़ा रफ्तार पकड़ने लगा। अध्याय 279। जैसे ही अर्जुन कपूर ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, मंच पर स्थिति तुरंत बदल गई। अर्जुन कपूर ने आसानी से तारक तिवारी के अरबी घोड़े को पीछे छोड़ दिया और पहले स्थान पर पहुंच गए। और दोनों के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। दर्शकों की प्रतिक्रिया। मंच पर जैसे ही अर्जुन कपूर सबसे आगे निकले, वैदेही देशमुख की चिंता खत्म हो गई। यकीनन बॉस अर्जुन ने उन्हें निराश नहीं किया। यह क्या हो रहा है? अर्जुन कपूर ने उसे कैसे पछाड़ दिया? ये बस एक गलती होगी। यकीनन तारक के घुड़सवार ने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई है। तारक तिवारी और उनके कुछ दोस्त खुद को दिलासा देने लगे। अभी प्रतियोगिता अपने तीसरे चरण में है। मेरा घुड़सवार आमतौर पर आखिरी चरण में पूरी ताकत लगाता है। अभी तो बस कुछ मीटर का फर्क है, वह आसानी से अर्जुन कपूर को पछाड़ देगा। तारक तिवारी अभी भी आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन जैसे ही वे बोल रहे थे, अर्जुन कपूर की और तारक तिवारी की दूरी 10 मीटर तक बढ़ चुकी थी। जल्दी दौड़ो, अर्जुन कपूर को पछाड़ो, तारक तिवारी चीखने लगे। वे अब अपनी सीट पर बैठे नहीं रह सके। उनके घुड़सवार ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी क्षमता अर्जुन कपूर के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। आखिर में अर्जुन कपूर ने आसानी से दौड़ जीत ली और पहले स्थान पर आ गए। दांव लगाने वालों की प्रतिक्रिया। अब बताओ, किसका पैसा बर्बाद हुआ? वैदेही देशमुख ने तारक तिवारी के उन दोस्तों की ओर देखा जो पहले अर्जुन कपूर का मजाक उड़ा रहे थे। अब उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वे चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। यहां तक कि तारक तिवारी भी पूरी तरह से सदमे में थे। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो वह किसी कब्र से अभी अभी बाहर निकले हों। अब तो सब खत्म हो गया था। तारक तिवारी का नुकसान। तारक तिवारी का दिल खून के आंसू रो रहा था। ना सिर्फ उन्होंने नोई वेस्टर्न रेस्तरां खो दिया, बल्कि उन्हें 5 हाई एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स भी देनी पड़ीं।
एक ही घुड़दौड़ में उन्होंने 4 से 5 बिलियन का नुकसान कर दिया। ये किसी भी अमीर आदमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। अर्जुन कपूर की तारीफें। बॉस अर्जुन कमाल के हैं। थॉरोब्रेड घोड़ा वाकई अद्भुत था। इतनी कम उम्र में इतनी गजब की घुड़सवारी स्किल्स अविश्वसनीय। अब दर्शकों में कई लोग अर्जुन कपूर से प्रभावित होकर उनसे संपर्क करना चाहते थे। बिना किसी प्रयास के अर्जुन कपूर का नेटवर्क और भी बढ़ गया। इनाम की डिलीवरी। अब समय आ गया है इनाम देने का, वैदेही देशमुख ने कहा। तारक तिवारी के दोस्तों को अपनी शर्त हारने का बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन उन्होंने फिर भी पैसे चुका दिए। लेकिन तारक तिवारी को इस नुकसान पर यकीन ही नहीं हो रहा था। एक पल के लिए तो उन्होंने सोचा कि वे शर्त से पीछे हट जाएं, लेकिन इतने बड़े अमीरों के बीच धोखाधड़ी करना असंभव था। आखिरकार उन्होंने दांत भींचकर एक एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन किए और नई वेस्टर्न रेस्तरां तथा आवासीय बिल्डिंग्स अर्जुन कपूर के नाम कर दीं। उम्मीद है कि तुम इन्हें अच्छे से पचा सकोगे, तारक तिवारी ने गहरी आवाज में कहा। सिर्फ 4-5 बिलियन की संपत्ति है, मैं इसे आराम से संभाल सकता हूँ। इसकी चिंता तुम मत करो। अर्जुन कपूर मुस्कुराए और दस्तावेज ले लिए। एक घुड़दौड़ में उन्होंने आसानी से 4-5 बिलियन कमा लिए। अब उन्हें घुड़दौड़ का नशा चढ़ने लगा था। भविष्य की साजिश। तारक तिवारी ने अर्जुन कपूर को जलती नज़रों से देखा और गुस्से में वहां से चले गए। मैं इस हार को ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने 4-5 बिलियन गंवाए हैं, इस हार का बदला जरूर लूंगा। घुड़दौड़ स्किल से कोई ताकतवर नहीं बन जाता, असली ताकत कुछ और होती है। नई सौदेबाजी और नए अवसर। बहुत बहुत धन्यवाद बॉस अर्जुन, आपने इस महिला को करोड़ों का फायदा दिला दिया। वैदेही देशमुख बेहद खुश थीं। उन्होंने सिर्फ मजे के लिए घुड़दौड़ में हिस्सा लिया था, लेकिन उन्हें सौभाग्य से करोड़ों की कमाई हो गई। बॉस अर्जुन, आप सच में अविश्वसनीय हैं। जगदीश बुंदेला भी बधाई देने आए। एक नया प्रस्ताव। घुड़दौड़ के बाद अर्जुन कपूर को एहसास हुआ कि उनके पास खुद का कोई घोड़ा फार्म नहीं था। इसलिए उन्होंने भी बाकी अमीरों की तरह अपने घोड़े को वहीं स्टेबल में रखने का फैसला किया। रेसकोर्स से निकलते हुए उन्हें अचानक लखनऊ चौधरी परिवार के योगेश चौधरी का फोन आया। बॉस अर्जुन, विरोधी पक्ष पूरी तरह से हार मान चुका है। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं था। अगर आपको कभी हमारी जरूरत पड़े तो निसंकोच बताइए। योगेश चौधरी ने आभार व्यक्त किया। बॉस अर्जुन, हम आपको कृतज्ञता स्वरूप 7 बिलियन देंगे। पहले 4 बिलियन ट्रांसफर कर रहे हैं, बाकी 3 बिलियन अगले 3 दिनों में देंगे। योगेश चौधरी बोले, इतनी बड़ी रकम एक साथ जुटाना संभव नहीं था, इसलिए थोड़ी देरी होगी। ठीक है, अर्जुन कपूर ने सहमति दी। कुछ ही सेकंड में 4 बिलियन उनके खाते में आ गए। शंकाएं और संदेह। शाम को जब अर्जुन कपूर आराम कर रहे थे, उन्होंने अचानक कई समाचार देखे। बॉलीवुड के कुछ बड़े सितारों के घोटालों की खबरें सामने आ रही थीं। पहले तो उन्हें लगा कि यह सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने और खबरें देखी, उन्हें अजीब लगा। हर घोटाले में कोई न कोई श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप का सितारा फंसा हुआ था। 1-2 बार होता तो संयोग हो सकता था, लेकिन 3-4 बार एक ही कंपनी के सितारे। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश थी। उन्होंने तुरंत श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप से संपर्क किया। बॉस, हमें शक है कि कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, ग्रुप के उपाध्यक्ष ने कहा। लेकिन ये कौन कर रहा था? अर्जुन कपूर के पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। आने वाली मुसीबत। ठीक उसी समय कुछ और बड़ा होने वाला था। एक बेहद मुश्किल स्थिति ने सबको चौंका दिया। अध्याय 280। इंटरनेट पर एक और सनसनीखेज खबर आ गई। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के सितारे सभी घोटालों में फंसे हैं। ये पूरा ग्रुप ही गंदगी का अड्डा है और बाकी कलाकार भी बेकार हैं। सभी को इस ग्रुप का बहिष्कार करना चाहिए। सोशल मीडिया पर हंगामा। सही कहा, ये पूरा ग्रुप ही फर्जी है। अगर यह सब सच है तो हमें इस ग्रुप का बहिष्कार करना ही चाहिए। अब सब समझ में आ रहा है, ये पूरा गिरोह है। जैसे ही यह अफवाह फैली, किसी गुप्त शक्ति ने इसे और हवा दी। नेटिजन्स ने तुरंत बहिष्कार की मुहिम छेड़ दी। अगर यह सिलसिला जारी रहता तो श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप को भारी नुकसान उठाना पड़ता। ये केवल कुछ कलाकारों के व्यक्तिगत स्कैंडल से भी बड़ा संकट था। अर्जुन कपूर की प्रतिक्रिया। अर्जुन कपूर ने तुरंत श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की टीम को स्थिति संभालने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने अपनी निजी नेटवर्किंग का उपयोग कर इस साजिश का पर्दाफाश करने की तैयारी शुरू की। एक और हमला। कुछ घंटों बाद श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप की टीम को लगा कि स्थिति नियंत्रण में आ गई है। लेकिन आधी रात के बाद अचानक नए पेड ट्रेंड सोशल मीडिया पर छा गए। किसी ने फिर से पैसे देकर श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। अब कंपनी में अराजकता फैल गई। हर कोई घबराया हुआ था। श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप में संकट बैठक। अब क्या करें? कंपनी के उपाध्यक्ष बेचैनी से ऑफिस में टहल रहे थे। जैसे ही अर्जुन कपूर वहां पहुंचे, उपाध्यक्ष ने तुरंत उनसे मदद मांगी।
बॉस अर्जुन, हमें इस हमले के पीछे कौन है ये पता करना होगा। अर्जुन कपूर ने कंपनी को स्थिर किया और तभी उनके फोन की घंटी बजी। एक रहस्यमयी कॉल। बॉस अर्जुन, श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप के अध्यक्ष आप ही हैं, सही? फोन के दूसरी ओर एक महिला की घमंडी आवाज थी। तुम कौन हो? अर्जुन कपूर ने पूछा। तुम्हारा ग्रुप बर्बाद हो रहा है। नेटिजन्स ने तुम्हारे कलाकारों के घोटाले उजागर कर दिए हैं। हर सेकंड तुम्हें नुकसान हो रहा है। क्या हुआ, घबराए तो नहीं? महिला की आवाज में मजाक उड़ाने वाला लहजा था। तुम कौन हो? मैं प्रणव यादव हूँ, जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप की मालिक। प्रणव यादव का षड्यंत्र। अब जब तुम्हारा ग्रुप बर्बादी के कगार पर है तो एक रास्ता है बचने का। अगर तुम चाहते हो कि श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप बच जाए तो हमें जवाबदेही दिखानी होगी। अब से तुम्हारा ग्रुप हमारे जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप के इशारे पर चलेगा। तुम हमारे अधीन काम करोगे। ये सुनकर अर्जुन कपूर मुस्कुराए। ओह, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊं? क्या तुम सच में इतनी बड़ी हस्ती हो? अगर तुमने हामी भर दी तो। चटाक, अर्जुन कपूर ने फोन काट दिया। प्रणव यादव की जलन। बेवकूफ अर्जुन कपूर। प्रणव यादव ने गुस्से में फोन पटक दिया। मैंने उसे आखिरी मौका दिया था और उसने इनकार कर दिया। अब भुगतने दो। मैं श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप को बर्बाद कर दूंगा। जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप की जानकारी। अर्जुन कपूर ने उपाध्यक्ष से जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप की पूरी जानकारी मांगी। ये कंपनी पहले श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप से कमजोर थी, लेकिन हाल ही में इसकी ताकत अचानक बढ़ गई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में था। अच्छा, तो मुख्यालय हैदराबाद में है तो फिर इसे संभालना आसान होगा। अर्जुन कपूर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कुछ संदेश भेजे। प्रणव यादव की योजना। अब देखते हैं अर्जुन कपूर का क्या होता है। प्रणव यादव ने अपनी टीम को और पैसा खर्च करने का आदेश दिया। अब हम इसे इंटरनेट पर पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अगर मैं इसे पूरी तरह से नहीं गिरा सका तो कम से कम इसे अरबों का नुकसान जरूर पहुंचा दूंगा। अब देखते हैं वह कैसे बचता है। प्रणव यादव का अहंकार। मुझे अब एक शक्तिशाली साझेदार मिल गया है। आज दोपहर मैं तिवारी ग्रुप के साथ एक बड़ा सौदा करने जा रहा हूं। एक बार यह सौदा पूरा हो गया तो हमारी कंपनी प्रसिद्ध हो जाएगी और श्रीजया फिल्म एंड टेलीविजन ग्रुप मेरे जूते भी उठाने लायक नहीं रहेगा। प्रणव यादव ने गर्व से कहा। अर्जुन कपूर की चाल। इस बीच अर्जुन कपूर को एक जवाब मिला। बॉस अर्जुन, कुछ ही घंटों में ये समस्या सुलझ जाएगी। अर्जुन कपूर ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। एक रहस्यमयी बैठक। अर्जुन कपूर ने हैदराबाद में तिवारी ग्रुप का नया स्टूडियो तैयार करवाया था। आज वह इसे देखने गए। जैसे ही वह काम कर रहे थे उन्होंने एक दिलचस्प खबर देखी। आज दोपहर तिवारी ग्रुप का एक अधिकारी जीवन एंटरटेनमेंट ग्रुप के मालिक से मिलने जा रहा है। अर्जुन कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मजा आएगा।